आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना में। मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री फैकल्टी अखिल श्रीवास्तव। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें सो दैट मैं क्लासेस को स्टार्ट कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी थर्ड क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो नीट के जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2 मिनट का मैं पहले आपको समय देता हूँ कि 2 मिनट में आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, फिर मैं अपनी बातों को आपको बताऊँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज डिस्कस करना है और उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 2 मिनट मैं थोड़ा चुप होता हूँ। निखिल जी, सुभाषिनी, प्रखर, शिवपूजन, अभिषेक, गुड़िया और जो भी और भी स्टूडेंट हैं आप सभी ज्वाइन कर लें, जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं तो हम लोग इसके बाद अपनी क्लासेस को और इफेक्टिवली पढ़ा के, ऐसे भी आपको पता है कि कई दिनों से थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब थी ड्यू टू कोविड। तो आप सभी आ जाएं तो फिर स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट करने पे आप बताइएगा तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1 मिनट का और समय ले लूँ कि स्टार्ट कर दें? 1 मिनट का समय लेने। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और जिसके बेसिक वाले पार्ट को मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 मिनट का और समय ले लीजिए, सारे लोग ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर दें। निखिल, सुहासिनी, शुभी, अजीत, प्रखर, शिवपूजन, चलो स्टार्ट कर देते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए आप सभी जुड़ चुके हैं, सारे स्टूडेंट, लगभग सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और इस क्लास में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली चीज़ तो आप सभी का वेलकम करता हूं अभ्युदय योजना में, मिर्जापुर की टीम की तरफ से। मैं अखिल श्रीवास्तव, यहाँ मैं आपको केमिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ाऊंगा अप टू नीट या जेई, जो भी आपका टॉप एम है। तो हम आज बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोहर कैलकुलेशन की। तो बोहर वाला पार्ट जो था वो आपका इसके पिछले वाले लेक्चर में हो चुका है, जिसमें मैंने बोहर थ्योरी क्या है, बोहर ने क्या बोला था, कैसे कहा था, क्या चीज़ों को उसने एम्फेसिस किया था, क्या फोकस किया था, इन चीज़ों को बोहर के बारे में पिछले क्लासों में हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो एटलीस्ट प्लीज पीछे की वीडियो सो दैट आपको बोहर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अखिल श्रीवास्तव, approximately 10 to 12 year experience in this field in JEE and NEET field। तो आपको बोहर कैलकुलेशन के बारे में मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए, जब भी हम बोहर कैलकुलेशन की बातें करेंगे तो उस क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, आप सभी एक चीज तो मानते हैं कि क्लास क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा मोटिवेशनल होनी चाहिए। बजाय आप मोटिवेटेड हुए अगर क्लास कर रहे हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा हाईली मोटिवेटेड रहिए और क्लास करते रहिए। तो उसके लिए देखिए, एक लाइन मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए कोटेशन है, हिंदी में कोटेशन है कि आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कैसे करें। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। हाँ, ये बात सही है कि आज आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी पास आ रहा है, प्रेशर भी है, कुछ सिलेबस हुए हैं, कुछ सिलेबस नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट डेफिनेटली ये मान के चलिएगा, अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो कल डेफिनेटली आप सफल होंगे।
कामयाब होंगे, जो भी आपका एम है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप सभी आगे बढ़ें, आप सभी अच्छा करें। और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में देखिए बोहर थ्योरी हो चुकी है। बोहर थ्योरी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ यहाँ, बोहर थ्योरी क्या था। बोहर थ्योरी क्या था, हाइड्रोजन के लिए था। ठीक है, बोहर थ्योरी किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, वन स्पीसीज के लिए था। ये क्लास में हो चुका था। बोहर ने कुछ बातें बोली थी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। और मैंने आपको ये बताया था कि बोहर जो है, बोहर थ्योरी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई होता है अकॉर्डिंग टू बोहर। ये आपका मेन पार्ट था बोहर थ्योरी का। ठीक, सेकंड चीज आपने ये पढ़ा था कि जब आप इसे एनर्जी, दिस ऑर्बिट इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं सुना है तो प्लीज जाके लास्ट क्लास सुन लीजिएगा। पिछली क्लास अगर आप नहीं सुने हैं तो सुनेंगे, तभी आप जाके इस क्लास को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में उसके आगे चल रही हैं। तो इस ऑर्बिट को आप क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है हिंदी में रुका हुआ ऑर्बिट। ठीक है, रुका हुआ ऑर्बिट मतलब इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। ठीक, जब आप इस स्टेशनरी ऑर्बिट से एनर्जी को ज्यादा एनर्जी देंगे, ये यहाँ से अगर आप एनर्जी ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इस वाले पार्ट से ये क्या होगा, एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले स्टेट में आएगा। ठीक है, ऊपर वाले स्टेट को आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, या हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। मतलब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया, और एक्साइटेड स्टेट में तभी आएगा जब वो बाहर से एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब वो एनर्जी किसी के भी फॉर्म में गेन कर सकता है, हीट के फॉर्म में गेन कर सकता है, टेम्परेचर से दे दीजिए उसके फॉर्म में गेन कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वे से वो एनर्जी को गेन कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। प्रखर, शिवपूजन, अभिषेक, शुभी। और उसके बाद अगर वो यहाँ से नीचे आएगा तो अपने एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा। यही बोहर ने बोला था। ये वाला पार्ट आपका लास्ट क्लास में हो चुका था कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, फिक्स ये होता है, और जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। तो ये वाला पार्ट आपका लास्ट क्लास में हो चुका था। इसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे। आपके मेन पार्ट पे आता हूं मैं। मेन है आपका कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस आज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नीट के लिए और जेई की भी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेडियस आपको देखिए याद तो फॉर्मूला करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, बट मैं इसको डेरिवेशन कर दे रहा हूँ सो दैट आपको ये पता रहे फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अच्छा जी। एक एक बात बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो क्या ये किसी डिस्टेंस पे घूम रहा है क्या, बताइए, क्या ये किसी डिस्टेंस पे घूम रहा है, गुड़िया जी बोलिए। अगर ये किसी डिस्टेंस पे घूम रहा है तो क्या यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो उसका रेडियस होगा। तो इसी रेडियस को कैलकुलेट करना है, इसी रेडियस को कैलकुलेट किया था बोहर ने। तो कैलकुलेशन ऑफ बोहर रेडियस भी आप इसे बोल सकते हैं, या बोहर, कैलकुलेशन ऑफ बोहर रेडियस। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज अप्लीकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए हैं कि इट इज अप्लीकेबल applicable only for one electron system। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है कैलकुलेट करना। ऐसा नहीं है कि आपने बोहर रेडियस को कैलकुलेट कर लिया तो किसी भी एलिमेंट का रेडियस निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ऐसा एलिमेंट जहां पे आपके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा,
वहां पे आप इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, अभी मैं आपको जैसे अभी लिख लीजिए, जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, है ना। आपको 2 मिनट का समय मिल जाएगा, फिर करिएगा तो धीरे धीरे आप समझ भी जाएंगे चीजों को। तो मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर, तो क्या इसके न्यूक्लियस और इसके बीच क्या एक फोर्स वर्क करेगा, जिसे आप सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे। और सेंटीपिटल फोर्स को अभी केंद्रित बल बोलते हैं हिंदी में। तो सेंटीपिटल फोर्स होता है, यहाँ पे एक सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, ये होता है mv स्क्वायर बाय आर, ये होता है आपका सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है आपका, mv स्क्वायर बाय आर। ये जो फोर्स होता है, जैसे आप किसी भी बाल्टी को पकड़ लीजिए और उसको रस्सी लेके उसे घुमाइए, या ऐसे घुमाइए, तो जब घुमाएंगे आप, तो चूंकि वो जहां घूम रहा है, तो आप एक इसके केंद्र पे एक बल लगता है, जिसे आप सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उस सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv स्क्वायर बाय आर। m क्या है, मास है, v आपका वेलोसिटी है, और r आपका रेडियस यानी त्रिज्या है। ये तो हो गया सेंटीपिटल फोर्स। अच्छा, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो क्या यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा क्या? समझ में आ रही है? अगर वहां पे, सुहासिनी बताइए, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, तो क्या वहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा? ठीक है। अच्छा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जहां पे होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप बोलते हैं वैद्युत बल। ठीक है, ये आपका 12th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ के लिए देखिए, जेड ई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, ये देख के मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा आप ये समझिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पढ़ी है के Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा है ना, के Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। ठीक है ना। अब यहाँ Q क्या है, Q चार्ज है। अब ये दो चार्ज के बीच की जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसी को ही आप बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो चार्ज है, क्या एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन के थ्रू होगा। एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा और दूसरा चार्ज किसके थ्रू होगा, प्रोटॉन के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है सभी बातें? अच्छा, क्या प्रोटॉन को मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करता हूँ क्या? ठीक। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट प्लस और माइनस का ही फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा वही प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा, और प्लस और माइनस का फर्क होगा। तो क्या मैं प्रोटॉन पे जो चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गया, इस पे जो चार्ज हुआ वो हो गया E। तो मतलब एक स्पीसीज पे जो चार्ज आपको दिखा वो Z इंटू ई हुआ, और दूसरा जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो E हुआ। तो एक Q की वैल्यू क्या हुई, ZE हुई, दूसरे Q2 की वैल्यू क्या हुई, E हुई। तो क्या मैं इसे K ZE स्क्वायर बाय R लिख सकता हूँ, सेंटीपिटल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपके दो फोर्स, और यही दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, यही दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, और तभी वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों। अब जरा इसे लिख लीजिए, और बात समझ में आ गई होगी तो जरा कमेंट में हाँ भी लिख दीजिए कि आपको बात समझ में आ गई, चीजें समझ आ गई। ठीक है।
चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम इसके बात लिख लीजिए तो फिर मैं आगे चलूं। अब आपका दोनों फोर्स बराबर होगा, है ना, दोनों फोर्स बराबर होगा तभी वो जाके होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के, सेंटीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ आपका, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये किस के आपका कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। और सेंटीपिटल फोर्स क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर कैंसिल हुआ। अगर मैं वी स्क्वायर की बात करूँ, यहाँ पे वी स्क्वायर की बात करूँ तो वी स्क्वायर हुआ आपका के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आई, दोनों फोर्स को आपने इक्वेट कर दिया, दोनों फोर्स को आपने इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यहाँ नीचे एम भी आ जाएगा ना, यहाँ देखिए एम भी आ जाएगा, एम आर होगा, है ना। अच्छा अब आपने बोहर थ्योरी क्या पढ़ी है, बोहर थ्योरी क्या आपने ये पढ़ा है क्या बोहर थ्योरी में, कि बोहर थ्योरी जो होती है कहाँ गया यहाँ पे, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये वाली लाइन पढ़ी है ना, एम वी आर। देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या होगा, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। तो क्या मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल दूं, वी आर की वैल्यू निकाल दूं, देखिए v की वैल्यू निकाल दूं अगर मैं यहाँ पे, तो क्या होगा एन एच बाई 2 पाई और m इंटू आर, ये हो गया वैल्यू। अच्छा अब इस बोहर के अकॉर्डिंग ये चीज हुई, अकॉर्डिंग टू बोहर ये हुआ। अच्छा जी अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे वी स्क्वायर है, अगर मैं इसको भी वी स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको भी वी स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग दूसरी लाइन में लिखिएगा, मैं यही लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देता हूँ, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर एम का स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू, वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, जरा इसको लिख लीजिए आप लोग, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, जल्दी बताइए, क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, हाँ इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, चलिए तो इक्वेशन 1 और 2 को जरा इक्वेट कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट करेंगे आप, बराबर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपन एम आर, यहाँ मैं लिख देता हूँ के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बोलो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, आ रहा है समझ सभी को, शिवपूजन, अभिषेक, निखिल, इसको किसके इक्वेट कर दो, किसके बराबर कर दो, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है सुबी। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होगा। अब जरा आर की बात करो तो यहाँ पे आर से आर को कैंसिल कर दो, अब इस आर को ऊपर लाओ, तो आर की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है,
एम से एम कैंसिल हुआ तो एक ही एम बचेगा यहाँ पे। ठीक, एच स्क्वायर हुआ। अब देखो के नीचे आ गया, क्या के आ गया नीचे, जेड आ गया नीचे, ई स्क्वायर आ गया नीचे, है ना। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। देखिए एक बार एडवांस अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे होंगे, जेई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मूला ही पूछ लिया गया था। हालांकि आपको याद नहीं करना चाहिए, बट पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब एग्जाम में वहां बैठ के आप डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रेडियस पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए आप जरा ध्यान से सभी बच्चे यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए, फिर ध्यान से देखिए। मैं 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है, और फिर मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आया हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर हम फोकस करेंगे। आर की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या यहाँ पे एच स्क्वायर, एच की वैल्यू, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ये 6.6 इंटू 10⁻31 होती है। ये मैं अभी आपको प्लैंक थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको। तो प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, यहाँ देखो क्या क्या फिक्स है, पहले तो ये देख लो क्या क्या फिक्स है। देखो ये कांस्टेंट है, फिक्स है। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, पिछली क्लास मैंने पढ़ाया था। के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। जेड चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड डिफरेंट 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 एलिमेंट के लिए जेड डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या ई की जो वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू है, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी आपका फिक्स होगा। तो अब आपका जो बचा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट, इसको चलिए कांस्टेंट को यहाँ के लिख देते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लगाया, बाकी वैल्यू को कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक। तो आपका देखिए, एक तो आपको दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक। अब जो ये वैल्यू आपने रखी यहाँ पे, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, अब मैं यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको देखिए बहुत उस पर डेप्थ में नहीं जाना है। इसकी वैल्यू देखिए 6.6 इंटू 10⁻31 होती है। ये m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यही दो वेरिएबल बनेगा। तो अगर इन सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये आती है 0.5, इसका आता है 529 समथिंग, 529 एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो वैल्यू आती है ये आपकी आती है एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। तो ये है रेडियस का फार्मूला, रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस यही है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस आप देख लीजिए, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये तो मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिएगा कि ये एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो कहीं आप जब इसे लिखेंगे तो एन स्क्वायर बाई जेड को देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन में दिख जाता है बाई चांस, तो थोड़ा सा इसे हल्का सा कैलकुलेट करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हैं। यहाँ देखिएगा ये एम होता है, एम स्क्वायर नहीं होता है। तो ये मैंने आपको रेडियस का कैलकुलेशन करके बता दिया। फिर से सुन लीजिए कैसे रेडियस का कैलकुलेशन हुआ। सेंटीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दीजिए। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब आपने इक्वेट किया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर सेकंड बोहर थ्योरी से एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से भी वी स्क्वायर निकाल लीजिए और इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपकी रेडियस आ जाएगी। रेडियस में सारे डेटा, ठीक है सुबी,
मैक्सिमम डेटा फिक्स होते हैं, क्योंकि या तो वो कांस्टेंट है या उनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जो वेरिएबल है वो होता है n, मतलब जो उसका नंबर ऑफ सेल है, और z मतलब एटॉमिक नंबर। तो यही दो चीज वेरिएबल होती है। अगर आप इस फिक्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम में। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और नोट्स जब आप बनाइएगा तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। दिस इज नोन एज रेडियस, बोहर रेडियस। और किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब जरा आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें, 1 मिनट का समय ले लीजिए और इसे आप लिखें। इस फॉर्मूले में आप ये लिख लेते हैं, n का नंबर ऑफ सेल और z का एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ बताइए। ये डेटा जो है आपको है ना, इसको मैं धीरे धीरे आप जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था ये सारी चीजें। तो आपका यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बच रही है, पाई की वैल्यू आपको पता है। प्लैंक कांस्टेंट का एक रूल होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वहां पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए रेडियस कैलकुलेट कर लिया आपने, रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब इस रेडियस पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, कभी आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है ये मुझे ध्यान नहीं है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम आयन, इसको आप लोग करने की भी कोशिश कीजिएगा, बेरिलियम प्लस थ्री आयन। फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इन थर्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ठीक है, टू दैट ऑफ हीलियम लेवल, हीलियम प्लस 2, सॉरी प्लस 1, हीलियम प्लस 1 आयन इन सेकंड एनर्जी लेवल, अब इसे जरा करिए आप लोग, एक बार करिए, फिर जहाँ डाउट होता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, हिंदी में सुन लीजिए, बाकी लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी वाले सुन लीजिए। से आपको रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है, किसके किसके, एक बेरिलियम का और दूसरा हीलियम का, एक बेरिलियम का और दूसरा हीलियम का, ये बेरिलियम का और हीलियम का। लेकिन इनका लेवल क्या होना चाहिए, थर्ड लेवल और सेकंड लेवल। जरा एक बार करके देखिए आप लोग। एक बार आप लोग करिए। चलिए अब इसकी थोड़ी सी आगे बात करते हैं। चलिए अब मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, रेडियस रेशियो पूछ रहा है, तो पहले चीज अगर आपको ऐसा आ जाए तो यहाँ पे कहीं पे भी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहीं पे भी बोहर रेडियस नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बोहर ने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोला था। तो सबसे पहले तो आप हीलियम की बात कर लीजिए, क्या हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? इसको देखिए जरा, हीलियम जो होता है, हीलियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हीलियम प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब हीलियम प्लस 1 तो अप्लीकेबल है। अब जरा मैं बेरिलियम की बात करता हूँ, बेरिलियम प्लस 3। हीलियम के बाद अगर आप बेरिलियम के पास आएंगे तो बेरिलियम में 1 2
दूसरा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा, चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये बेरिलियम, अब देखो, अब यहाँ से आपको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम करने के लिए इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, तब जाके बेरिलियम प्लस 3 अगर आप करेंगे तब ये बोहर रेडियस यानी बोहर थ्योरी को फॉलो करेगा। अगर आपने सीधे सीधे बेरिलियम ले लिया तो उसे फॉलो नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इनडायरेक्टली उसने बोहर रेडियस को कैलकुलेट करने की बात की है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैं आपको रब कर दे रहा हूं। अब अगर आपका बोहर रेडियस लग गया यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे बोहर रेडियस लग गया, तो अब दूसरी बात आप समझिए, दूसरी बात आपको समझना ये है कि यहाँ पे बोहर रेडियस लगने के बाद अब आपका रेडियस, बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला होता है। आपका 0.539 अगर 29 करेंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ R1 बाई R2, सो भी बताना बेटा, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई Z1 इंटू N2 स्क्वायर यहाँ पे Z2, ठीक है, ये होगा, है ना, होगा ना। अब देखो बेरिलियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 4, क्योंकि इसमें देखा आपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 प्रोटॉन भी होगा। और हीलियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2, ये आपको ध्यान भी रखना है। अच्छा, अब बेरिलियम के लिए वो थर्ड लेवल बोल रहा है, हीलियम के लिए बोल रहा है वो सेकंड लेवल। तो बेरिलियम के लिए थर्ड लेवल यानी N1 की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर कर दो, Z की वैल्यू क्या रख लो? 4 हो गया। N2 की वैल्यू क्या हुई? देखो इसका सेकंड लेवल बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, और Z2 ऊपर गया, Z2 क्या है? हीलियम का है, तो ये कर लो 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी के 4, 2 हो गया, 9 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 9/8 आ रहा है, 9/8 आ रहा है। तो जो रेडियस रेशियो है वो क्या हुआ? रेडियस रेशियो हो गया R1/R2। तो इस तरह से आप रेडियस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की भी बात कर रहा हूँ, तो इसे आप कर लीजिए फटाफट। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को रेडियस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेडियस वाले पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी कर लिया आपने। और देखिए, जो नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेडियस वाला क्वेश्चन मैक्सिमम केस में मैक्सिमम जगह पूछा गया है। अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे आपके एनर्जी कैलकुलेशन की, ठीक है। तो एनर्जी कैलकुलेशन वाली बातें कर लें क्या? एनर्जी कैलकुलेशन वाली, प्रखर बताओ। एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो सुहासिनी बच्चे देखो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, इसके भी आप मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। फॉर्मूले ही नीट में आएंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको ही आप कर लीजिएगा। अच्छा, एनर्जी की मैं बात करूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? क्या आपने ये पढ़ा है? बेसिक क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जरा मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। जब आप रेडियस कैलकुलेट किया है आपने, तो वहां पे आपने सेंटीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट किया था। वो जरा इक्वेशन में लिख रहा हूँ, आप पीछे देख लीजिएगा। mv स्क्वायर अपन r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर आपको डाउट हो तो पीछे देख लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई मेरी कि एम वी आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं? देखो यहाँ पे अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी तो मुझे 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा।
क्या 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सुबह बताओ, 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये वाला टर्म आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या? क्या ये वाला टर्म आपका क्या काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या? तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करना है, ठीक। तो देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। जो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था। ये फोर्स था। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, उसमें आर से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, उसमें आर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा फोर्स बाई डिस्टेंस जो होता है, एफ बाई एक्स जो होता है, वही होता है आपका एनर्जी। तो अगर आप इसमें एनर्जी निकालेंगे, ये तो आपका फोर्स हुआ ना, ये आपका फोर्स हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले फोर्स की बात कर लिया हमने, ठीक है। अब फोर्स के बाद जरा मुझे बताओ, फोर्स के बाद बताओ, अगर मैं इसका डीवाई बाय ये एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब किसी मैक्सिमम मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब आपको किसी के पास लेके आते हैं चार्ज को, तो उस समय जो एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे, वो माइनस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक। वो क्या होती है, माइनस की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस की एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। आपसे एग्जाम में तीनों डेटा पूछे जाते हैं, तो क्या मैं अब टोटल एनर्जी लिख लूं क्या, अब मैं टोटल एनर्जी लिख लूं क्या। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये हो गया टोटल एनर्जी। तो हाफ ये है और ये 1 है, तो किसी 1 में से अगर हाफ को माइनस करेंगे, एक में से आधे को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। लेकिन ये माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी ये, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एनर्जी कैलकुलेशन में यहाँ मैंने दो अलग अलग जगह के थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखता हूँ, बट आप थोड़ी सी चीज़ों को ठीक से करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इक्वेट किया था, उसी वैल्यू से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस वाली पार्ट उसमें आता है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को जो फोर्स था उसको एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी में पुट कर दीजिए, तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या, मेरी बात समझ में आ गई तो जरा इसे आप लोग लिख लीजिए। सुबह, गुड़िया और अभिषेक, शिव पूजन, ये जरा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, है ना। इसको आप अलग अलग लिखिएगा पेज पे। तो यहाँ पे मैं जरा अलग से एक पेज पे लिख देता हूँ कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई वो क्या हुई, आपकी हाफ एम बी स्क्वायर से आ गई क्या, के जेड ई स्क्वायर बाय 2, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ माइनस में होता है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। देख लीजिए जरा ऊपर कहीं गलती तो नहीं हो रही है,
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, के जेड ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या हुई, ये होगी, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये वाली हो गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी देख लीजिए क्या हुई, टोटल एनर्जी भी क्या आ रही थी, माइनस में आ रही थी, माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं आपसे एक रिलेशन पूछने की कोशिश करूं, अगर मैं आप लोगों से एक रिलेशन पूछूं तो बता देंगे क्या, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, बताइए जरा, मैसेज करिए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या रिलेशन है, जल्दी जल्दी मैसेज करें तो। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या 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 रिलेशन होगा, जरा बताइए तो। क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में की वैल्यू सेम होगी, बट जो उसका मतलब इसमें क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी। ये एक आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया और टोटल एनर्जी पूछ दिया, तो बस काइनेटिक एनर्जी आपके पॉजिटिव में होगी, टोटल एनर्जी वही माइनस में हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैं लिख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो जाएगा, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये लिख लीजिए जरा। तो ये चीज भी आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। अब देखिए एग्जाम में जाके आप कहीं पे भी बैठ के डिराइव नहीं करेंगे, कोई चीज की पता चला डिराइव करने लगे और आपने चीजों को निकाली, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटर है कि ये डेटा आप याद रख लीजिए, मैंने डेरिवेशन बता दिया आपको, बट आप डेटा याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, इतना लिख लिया आपने, एक चीज और करते हैं। जो आपकी टोटल एनर्जी आई, जो आपकी टोटल एनर्जी आई, तो अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 था, या इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, और इसे इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो जो टोटल एनर्जी है, तो इन इक्वेशन 3, अगर आप इक्वेशन 3 में जो आपने रेडियस को कैलकुलेट किया था इसके पहले वाले में, इसके पहले में आपने जो रेडियस को कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, इन इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस आर जो आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो टोटल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी डेटा आपको याद रखना है, हाफ के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू देखो क्या आई थी, आर की वैल्यू क्या आपने पढ़ा था इसके पहले वाले में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू जो ना मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ तो आपको याद रहेंगी चीजें ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी ना। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब तुम्हें एग्जाम में बैठ के ये नहीं कि यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हो वहां से कर रहा हो, ये कुछ मत करना, डेटा याद रख लेना, नीट में उतनी ही जरूरत है। आपको कभी भी डेरिवेशन नहीं देगा, ना तो कुछ कहेगा। जेई की जो प्रिपरेशन करता है, जो एडवांस की प्रिपरेशन करता है, वहां पे कहीं कहीं ये चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, लेकिन नीट के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो सारी बातें और मुझे बताओ, शुभी बताओ बेटा, यहाँ पे शुभी बताओ, जेड की वैल्यू तो क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, जेड की वैल्यू वेरिएबल होगी, जेड की वैल्यू वेरिएबल होगी। ठीक है, और ई की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, के की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एम की वैल्यू, के की वैल्यू, देखो एक जेड यहाँ है और एक जेड यहाँ है। ठीक है, एक जेड यहाँ है और एक जेड यहाँ है, तो जेड से क्या हो गया, क्या ये जेड स्क्वायर हो गया, क्या ये जेड स्क्वायर हो गया, ई की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, एन स्क्वायर एच की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब अगर सारे कांस्टेंट को एक तरफ लिख लूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जरा देखो इसे,
ध्यान से देख लो, 2 मिनट 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। इस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के अलावा इसमें जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे टोटल एनर्जी में पूछे तो टोटल एनर्जी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इफ वी कैलकुलेट, अगर हम पुट कर दें सारी वैल्यू को, 4 की, पाई स्क्वायर की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1, जेड की सॉरी ई की 1.6, एच की 6.6, वो सारी वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो पुटिंग ऑल द वैल्यू वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग टोटल एनर्जी जो होती है -13.6। देखिए वैल्यू माइनस में थी, पहले से ध्यान रखिएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जो वैल्यू आती है वो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इसे अगर आप जूल में करना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बट आप इसी को ध्यान रखिए, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद क्या क्या करना है इसमें, याद क्या क्या करना है, एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है, ये इस वाले पेज पे मैंने पूरा लिख दिया है। एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है, ठीक है। दूसरी आपको पोटेंशियल एनर्जी याद रखनी है। तीसरी टोटल एनर्जी याद रखनी है। और टोटल एनर्जी की वैल्यू को पुट करके एक फाइनल ये कंक्लूजन भी निकाल के याद रखना है। इसको जरा आप लोग लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, डन हो जाए तो मैसेज करेंगे। हो जाए तो आप मैसेज करें। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो उसके लिए भी मैसेज डाल दीजिएगा, तो आगे करते हैं। ये जो आती है जो वैल्यू ना, ये पर एटम आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है हमारी, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी हो गई, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी हो गई। अब हम कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कर बता देते हैं। एक बार मैं आपको ये सारे डेरिवेशन करा दूं ना, तो फिर मैं आपके इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीवियस ईयर में, वो एक क्लास में मैं लगभग लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, प्रखर, गुड़िया, नेक्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, शिवपूजन, शिवपूजन देखो, शिवपूजन जी बताइए जरा, एक चीज आपने पढ़ी है ना कि एम वी आर इक्वस टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये तो पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। क्या है ये बोहर फार्मूला है ना, ये बोहर का फार्मूला है, एम वी आर इक्वस टू एन एच बाई 2 पाई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रेडियस का कैलकुलेशन, जो तुमने पहले से कर रखा है। तो रेडियस का जो कैलकुलेशन है, अब अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर, ये वन एन एच अपॉन 2 पाई m/r। अब जो ये वेलोसिटी है, इसमें अगर मैं रेडियस जो तुमने पहले से कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू पुट कर दूं, रेडियस की वैल्यू पुट कर दूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस, ये जो मैं करा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे मैक्सिमम चीज जगह ये पूछी जाती है। वैल्यू ऑफ रेडियस इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन अगर ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, टू एन एच 2 पाई एम, आर की वैल्यू अगर आप देखो पीछे क्या लिखा है आपने, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर था ना। ठीक है, ये जरा देख के बताओ, आर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर एम एम के जेड स्क्वायर, एम के जेड स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ना, एम एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू है ना। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से यहाँ पे तुम्हें देखना है कि क्या क्या वैल्यू वेरिएबल है और क्या क्या फिक्स है। तो अगर मैं फिक्स वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ n तुम्हें वेरिएबल मिल, देखो एक n से n को कैंसिल कर दो, एक n से n को कैंसिल कर दो, इस n से एक n को कैंसिल कर दो यहाँ। तो अब ऊपर ऊपर देखो z है और नीचे क्या है n। ऊपर z है जो जो तुम्हारा मतलब वेरिएबल है। यहाँ मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिख जाए। नहीं, ये नहीं चल रहा है, सॉरी, है ना। समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को फिलहाल। तो ऊपर क्या है, देखो z ऊपर वेरी कर रहा है और नीचे n। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n लिख सकता हूँ। बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर सारी कांस्टेंट वैल्यू को मैं पुट कर दूं, रख दूं, तो जो v यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 z बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आती है। ये आप जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा वेलोसिटी का कैलकुलेशन। तो मेन 3 कैलकुलेशन आती है नीट के बेसिस पे, एक तो रेडियस का, दूसरा एनर्जी का और तीसरा वेलोसिटी का। इन तीनों पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। फिर मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वैल्यू है उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए फटाक से, इसे लिख लीजिए, फिर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूंगा आपसे। आगे चला जाए, आगे चला जाए। एक बार आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख लिख के बताइए, वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू किससे डायरेक्टली रिलेशन में है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। जेड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए हर एक केस में, एटलीस्ट नहीं पता है तो हाइड्रोजन का पता कर लीजिए, हीलियम का पता कर लीजिए, लिथियम का पता कर लीजिए, बेरिलियम का पता कर लीजिए, 4 एलिमेंट का पता कर लीजिए। इससे ज्यादा किसी भी इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं नीट में। तो इन चीजों को आप देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बता देता हूँ कि होता क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, और फिर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, explanation of hydrogen spectrum, explanation of hydrogen spectrum by Bohr theory, बोर्स, ठीक है। अब मैं आपको पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बता देता हूँ, फिर मैं बोर थ्योरी के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे। पहले तो ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। स्पेक्ट्रम बनता कैसे, स्पेक्ट्रम होता क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए स्पेक्ट्रम। और अभी आप कुछ दिन, 1-2 क्लास आप बहुत ही आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ चीजें हैं, फिर ये खत्म हो जाएगी, फिर इजी हो जाएगा, फटाफट खत्म कर लीजिए। तो जल्दी बताइए स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है।
ठीक है। देखिए, कुछ लोगों ने बताने की कोशिश भी की, शिवपूजन और गुड़िया आप सुहासिनी, शुभी, ठीक है। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि धीरे-धीरे जब आप आने लगेंगी क्लास में तो डेफ़िनेटली आप सभी का नाम लूँगा मैं, सो दैट मुझे भी पता चलता रहे कौन-कौन से बच्चे आते हैं। जैसे एक मिस्टर सिंह हैं, ठीक है? अभिषेक हैं, ये सब भी अब आना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो धीरे-धीरे आप लोग अच्छा करेंगे। चलिए स्पेक्ट्रम की बात करते हैं पहले। पहले स्पेक्ट्रम बताइए क्या होता है? सोच के बताइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे सामने से लाइट आ रही है, मेरे सामने से लाइट आ रही है, तो क्या मेरे पीछे मेरी शैडो बन जाएगी क्या? मेरे पीछे मेरी शैडो बन जाएगी क्या? या आप जहाँ पढ़ रहे हैं, अपने हाथ को ऊपर रखेंगे तो नीचे, अगर ऊपर से लाइट आ रही है, तो नीचे देखिए उसकी परछाई या उसकी शैडो बन जाएगी। तो स्पेक्ट्रम भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। स्पेक्ट्रम भी कुछ ऐसा ही है। इम्प्रेशन ऑफ समथिंग, इम्प्रेशन ऑन ऑफ समथिंग, किसी का भी इम्प्रेशन जो आप किसी एक सीट पे ले लीजिए, मान लीजिए इस कंपोनेंट है, इसका इम्प्रेशन अगर इधर से आप लाइट पास ऑन करें तो इसका जो भी इम्प्रेशन बनेगा इस सीट पे, उसको ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे मेरे हाथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सीट रख दूं पीछे, तो इधर से लाइट आएगी तो इस हाथ की परछाई बनेगी, फिर बीच में गैप, फिर परछाई, फिर गैप, फिर परछाई, फिर गैप। तो ये क्या होगा, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ माई फिंगर्स। ये मेरी फिंगर्स का स्पेक्ट्रम है। लेकिन मैं अगर इधर से लाइट पास ऑन करूं तो इधर से तो कोई गैपिंग नहीं दिखेगी आपको, ठीक है? इधर से कोई गैपिंग नहीं दिखेगी। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इंप्रेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, जब उस पे लाइट पड़ती है तो जो भी इंप्रेशन बनेगा दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब थोड़ी सी बात स्पेक्ट्रम के बारे में हम करते हैं कि अगर मान लीजिए, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना कैसे होगा, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है ना? अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप गैस क्या करिए, हाइड्रोजन गैस भर दीजिए, हाइड्रोजन गैस भर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम यानी एक पैटर्न बन जाएगा, एक शैडो टाइप की बन जाएगी, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर मैं उसमें कॉपर को डाल दूंगा तो उसको मैं बोलूंगा कॉपर का स्पेक्ट्रम। अगर मैं उसमें हीलियम को डाल दूंगा तो उसे बोलेंगे हीलियम का स्पेक्ट्रम। तो कुछ बेसिक स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्पेक्ट्रम निकालते समय एटम को यूज करते हैं, स्पेक्ट्रम निकालते समय जैसे आपने अ, एक एक वो प्रिज्म से एक लाइट को पास ऑन करा दीजिए, तो 7 कलर में वो डिवाइड हो जाता है। तो जो 7 कलर आपके दिख रहे हैं ना, वो किसी सीट पे दिखेंगे। जो 7 कलर होंगे किसी सीट पे दिखेंगे, यानी किसी सरफेस पे दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने लाइट पास करा दी और सरफेस ही नहीं दिया, आप बोल रहे स्पेक्ट्रम बन गया। तो किसी सरफेस पे जो उसका इंप्रेशन बना, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो स्पेक्ट्रम जो, जैसे अगर आपने एटम ले लिया, देखिए एटम ले लिया तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक। अगर आपने एटम की जगह मॉलिक्यूल ले लिया तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ठीक। एक होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आप प्रिज्म ले लीजिए, तो प्रिज्म में जो आपकी कलर्स बनते हैं, जो 7 कलर्स बनते हैं विविग्योर वाला, तो क्या वो एक एक दूसरे से सटे हुए होते हैं? जैसे वायलेट होता है विविग्योर में, एक एक कलर दूसरे कलर से अटैच रहता है, तो दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक। अब मेरा उंगली है, देखो यहाँ पे एक एक इधर तुम्हें दिखेगा, फिर बीच में गैप, फिर दिखेगा, फिर गैप, फिर दिखेगा, फिर गैप, फिर दिखेगा। तो ये क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूअस, ये जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा और एक होगा डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस, है ना? डिसकंटिन्यूअस लिख देता हूँ, ठीक। अब देखो, अब एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जो लाइन जैसे, देखो जैसे जैसे मान लीजिए आपकी, जैसे यहाँ पे आपका रेड रेड बना, ये रेड रेड बना,
तो ये कैसा बना, ये ढेर सारे रेड लाइंस ने मिलके तो बनाया होगा, ढेर सारी रेड लाइन ने मिलकर बनाया होगा। तो अगर एक ही रेड लाइन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रम। ये टाइप है तो आपको बस समझना है, ठीक है। अगर कहीं एक ही लाइन हो तो उसे हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। एक लाइन कहाँ पे होगी, जहां पे सिर्फ एक एटम होगा, मतलब एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वहां सिर्फ लाइंस आती हैं, है ना। लेकिन अगर उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा, इस तरह से। तो उसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। इसके टाइप हैं बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, लाइन, बैंड, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर। एक और होता है, अगर मान लीजिए आपने एनर्जी दी, मान लीजिए आपने एनर्जी दी, और उस एनर्जी की, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, देखो ध्यान से, मार्कर है। अब मैं अगर इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो इसका जो एटम है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका एटम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर कब गया, एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, तो हम इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मान लो यहाँ पे है, यहाँ से अब वो नीचे वाले लेवल पे आए, नीचे वाले लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा, यहाँ की एनर्जी को इमिट कर देगा। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बना, तो दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो दो तरह की और स्पेक्ट्रम होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब जहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बने, और एक होती है इमिशन स्पेक्ट्रम, जहाँ एनर्जी को इमिट करके बने। तो इस तरह के 8 तरह की स्पेक्ट्रम होती है। आपके सिलेबस में सिर्फ आपकी एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, और लाइन स्पेक्ट्रम है, और इमिशन और एब्जॉर्प्शन, यही स्पेक्ट्रम है। हालांकि ये कुछ है नहीं, अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एटम है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया, एटम है तो लाइन आएगी तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गई, एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिट करेगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम। तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। पहले तो आपको स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, इसकी मैंने बात की है। तो थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए, स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये आप लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम समझ आ गया आपको, तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। फिर मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब जरा मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूँ। पहले तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया आपको, अब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूँ। बहुत ही आराम आराम से पढ़िए, ठीक है। कि अगर आपने जल्दीबाजी में पढ़ा, पता चला कि यही क्वेश्चन आ गया और आपने कहा कि ये तो हम हो ही नहीं पा रहे हमसे, ठीक। अब जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक। अच्छा जी, चलो मैं एक एटम ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, इलेक्ट्रॉन है। जब एनर्जी, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या ये ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा क्या, कई बार पढ़ा है मैंने। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा क्या, जल्दी बताइए, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा क्या। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आया तो पहली बात तो मैं कौन से स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन। हालांकि जब ऊपर रहेगा ये, तो ऊपर से फिर नीचे भी तो आएगा। अगर ये नीचे नीचे भी आ सकता है,
तो हम इसे बोल सकते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। नॉर्मल केस में आप इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, मतलब ऊपर अगर एक चीज याद रखिए कि नीचे से ऊपर गया तो एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आया तो इमिशन, है ना। ठीक। अच्छा, ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर गया तो क्या ये लाइन जैसी दिखेगी क्या हमें? बात समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे देखो, ये मार्कर है, इस मार्कर का ये टिप देखो, पॉइंट वाला। अब इसको मैं यहाँ से उठा के इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, तो तुम अगर इस टिप को देख रहे हो तो क्या ये लाइन जैसी दिखेगी? अगर लाइन जैसी दिखेगी तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। क्या इसकी खास बात है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक। लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तुमने मान लो तुमने, ऐसा तो नहीं कि तुमने एनर्जी दी होगी तो फर्स्ट लेवल पे गया होगा, ग्राउंड स्टेट के बाद वो एनर्जी, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड में गया ही होगा, सेकंड में ही गया होगा, या थर्ड लेवल पे गया होगा। वो कहीं भी जा सकता है, फोर्थ पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब 5 से नीचे आएगा, ध्यान से सुनना, जब 5 से वो नीचे आएगा तो देखो, 5, ये 1 2 3 4 5, 5 से नीचे आने के लिए क्या होगा? ये क्या कर सकता है? ये एक तो ये हो सकता है सीधे यहां से यहां आ जाए। ठीक। दूसरा चीज ये हो सकता है कि ये इसमें आए फिर थोड़ा सा रेस्ट करे, फिर इधर आए फिर रेस्ट करे, फिर ऐसे आए फिर रेस्ट करे, फिर ऐसे आए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दो जगह ऐसे आ जाए फिर रुक जाए, फिर एक ऐसे आए फिर यहाँ आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दो ऐसे आए फिर दो ऐसे आ जाए। फिर इस तरह से ढेर सारी पॉसिबिलिटी बनती है, और ये जितनी पॉसिबिलिटी बनती है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन। और ये स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बने। ठीक है, तो पहले तो समझे स्पेक्ट्रल लाइन होता क्या है। किसी भी लेवल से, जैसे यहाँ से यहाँ तक आना है तो मैं ऐसे 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 आ सकता हूँ, मैं सीधे आ सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे आ गया फिर रेस्ट करके फिर ऐसे आ गया। तो डिपेंड कर रहा है, जितने पैटर्न से आऊंगा उतने ही स्पेक्ट्रल लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइन आपकी बनेगी। अच्छा, कैसे बताएंगे? तो अगर मान लो, अगर वो यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए किसी पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, मान लो यहाँ पे एनर्जी, मान लो मैंने E2 ले लिया, और यहाँ पे एनर्जी मैंने ले लिया E1, यहाँ मैंने एनर्जी डिफरेंस ले लिया E2 E1। तो इस लेवल पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इस लेवल पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वही एनर्जी डिफरेंस को उसी एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही तो वो स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा और कलर को शो करेगा। तो क्या मैं ये जो एनर्जी डिफरेंस लिखूं, E2 माइनस E1 लिख दूं? अच्छा, E2 माइनस E1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी अभी तुमने पढ़ा फॉर्मूले में, यहाँ पे आ गया इधर, टोटल एनर्जी पढ़ा ना आपने। अब देखो, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी हिसाब से तो ऊपर से नीचे आएगा ये, उसी हिसाब से तो यहाँ आएगा ये। तो एनर्जी का जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा था सारे सेम हो जाएंगे। E2 की वैल्यू पुट कर देना, E1 की वैल्यू पुट कर देना, जो वैल्यू कॉमन होगी उसको रख देना, जो कांस्टेंट है उसे इधर रख देना। तो क्या मैं E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ -13.6, -13.6। मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, इतना डेटा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कहाँ गया? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक। और ये इवन हुआ तो मतलब मैं E2 हुआ तो ये क्या कर लो, इसको N2 की N2 लिख दो। Z तो सेम ही होगा, अब माइनस माइनस, अब माइनस माइनस का वो प्लस हो जाएगा। ठीक। 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो वैल्यू कॉमन होगी यहाँ पे, अगर आप सारी वैल्यू को रखिए और कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -13.6। ठीक है, जेड स्क्वायर
ये वैल्यू आएगी, ये एनर्जी की वैल्यू, ये एनर्जी की वैल्यू है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देख लीजिए, यही बोहर एक्सप्लेन कर रहा है भाई कि एनर्जी जो डिफरेंस आ रहा है उसी के हिसाब से वो चीज ऊपर से नीचे आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताइए जल्दी से, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसे भी लिख लीजिए, इसे भी लिख लीजिए। तो एक वैल्यू आपको सही दिखा दूंगा, उसके बाद चीजें हमारी हो जाएंगी। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा और इसे आप थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, सो दैट हम आगे वाले पार्ट में भी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ आ रही है सारी चीजें। आप लोग बीच बीच में मैसेज कर दिया कीजिए ना, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़े से, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर पता चला गायब हो गया। ठीक है, तो एकदम फोकस भी करना होता है आपको, और चीजें भी टफ चल रही हैं, आपके एग्जाम भी जल्दी आ रहे हैं, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको दिए। हमें भी देखिए लगातार बोलना पड़ता है ना, हमें भी लगातार बोलना पड़ता है। तो ठीक, अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आएगी ना, वो लैम्डा के फॉर्म में आएगी, और इसका एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ई की बात करूँ, यहाँ पे डेल्टा ई, ये डेल्टा ई हो जाएगा। डेल्टा ई की बात करूंगा तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा। जो चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी, -13.6 जेड स्क्वायर। हो सकता है आपने इस फॉर्मूले को किसी डिफरेंट वे से भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है सारी चीज एक ही। आपने फॉर्मूला रख के पढ़ा होगा तो भी वही चीज है, बिना फॉर्मूले के पढ़े वैसे कोई भी एक फॉर्मूला रख के पढ़े तो भी। तो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग चीज होगी। वैसे 1/लैम्डा की वैल्यू करते हैं, तो 1/लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा तो एस सी कैसे डिवाइड कर दो, है ना। तो मैं कहूंगा कि 1/लैम्डा की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, या इसको रुको दूसरे पेज पे ले लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ देखो 1/लैम्डा की जो वैल्यू हुई वो क्या होगा, -13.6 बाई एच सी जेड स्क्वायर बाई 1/n1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में। अच्छा, अब h की वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। अगर इस वैल्यू की को फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है, जिसे आप बोलते हैं r। इसको बोलते हैं रिगबर्ड कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यही आपका एक्सप्लेन किया था बोहर ने, यही आपका बोर ने एक्सप्लेन किया है। हट जा भैया, अरे ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ माइनस है, ये हट नहीं रहा यहाँ पे। हाँ हट रहा है, ठीक है, ठीक है। 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये हो गया। अब जो r की जो वैल्यू होती है, देखो यहाँ लिख लो, r इज द रिगबर्ड कांस्टेंट, इसका नाम लिख लीजिएगा, r इज नोन एज रिगबर्ड, R/D BERG, रिगबर्ड कांस्टेंट। और इस रिगबर्ड कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट मिला दोगे ना तो ये रिगबर्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और रिगबर्ड कांस्टेंट की भी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 109678। ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इसका यहाँ लिख दो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी याद रखना, ये सेंटीमीटर, ये पूछा जाता है आपसे कि ये वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। और जेड स्क्वायर की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जेड स्क्वायर अलग अलग के लिए अलग अलग होगी, एन स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी ये होगी। तो ये ध्यान रखना कि 1/लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो, और इसी 1/लैम्डा को आप वेव नंबर यानी कि ऐसा लिखते हैं ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और N1 क्या है, फर्स्ट वाला सेल, और N2 क्या है, लास्ट वाला सेल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बात और बताऊंगा,
और उसके बाद हम क्लास बाइंड अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आप समझिए, इसके लिख लीजिए, फिर मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझा सकूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिखा सकूं, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर के करा सकूं। तो आप लोग याद रिवाइज करके आइए, जितना टाइम आपके पास मिल रहा है पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए, रिवाइज करके आइए, सो दैट आपको चीज़ें और भी अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब चलिए जरा एक बात और बोल देते हैं, एक बात और समझा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं अगर अभी आपने लैम्डा की बात की, स्पेक्ट्रम की बात की, तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये तुम आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा। 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए हाइड्रोजन जो है वो तो कहीं से भी आ सकता है, हाइड्रोजन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं से भी अगर वो N1 में आता है, कहीं से भी कहा आ जाए N1 में, यानी कि इफ, तो इससे वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप की सीरीज बनेगी, क्योंकि कहीं से भी अगर 1 पे आ रहा है तो कई पैटर्न बनेगा, कई स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, तो उसको उसको हम बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज अगर वो N1, अब सीरीज में क्या करना पड़ेगा, कहां से कहां तक आ रहा है, N1 मतलब हो गया 1, अगर ये 1 पे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहीं से भी आ जाए, मतलब अब कहीं का मतलब है कि 1 से नहीं, 1 के अलावा कहीं से आ जाए, मतलब अगर ये 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, मतलब ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी अगर N1 में आएगा तो उस सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। याद रखिएगा इसका नाम लाइमन सीरीज, LYMAN, लाइमन सीरीज। कहीं से भी अगर 2 में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, यानी N1 की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी 2, कहीं से भी 2 में आ रहा है तो N1 की वैल्यू क्या होगी 2, और N2 की वैल्यू क्या होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज। ठीक, N1 की वैल्यू अगर 3 हो जाए, कहीं से अगर थर्ड में आ रहा है, तो लाइमन बाल्मर, फिर इसका नाम होता है पास्चन सीरीज। ये क्या हो जाएगा 4, 5, 6, आ रहा है समझ, प्रखर, अभिषेक, निखिल, आ रही बातें समझ में, समझ आ रहा है ना, कहीं से भी फर्स्ट पे आएगा तो लाइमन, कहीं से भी सेकंड पे आएगा तो बाल्मर, कहीं से भी थर्ड पे आ जाए तो पास्चन, फिर एक होती ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट फिर होती फंड, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5, 6, 7। ठीक, ये क्या है ब्रैकेट। अब इसके बाद एक होती है फंड, इसी के नीचे होती है फंड, फंड, फंड में क्या होगा N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू 6, 7, 8 ऐसा। और एक होती है हम्फ्रे सीरीज, हम्फ्रे सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसमें जाना भी नहीं है। आप इतना चीज ध्यान रखिए, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, ये सीरीज होती है, और इस सीरीज में आपको इस तरह से आना पड़ेगा। अब एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइमन सीरीज होती है, पता कैसे चलेगा, अब ऐसा तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ आई, पता कैसे चलेगा, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, अगर आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही है ये चीजें, ये भी लिख, ये सारी चीजें याद करने वाली है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप भूल गए, अभी पढ़ लिया, अभी समझ में आ गया, छोड़ दिया, इसको याद भी करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगले क्लास में बताऊंगा, तो ये याद रखिएगा, ये अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यूवी बोलते हैं इसे, अल्ट्रा वायलेट। आपने पढ़ा होगा ना, सन से जो रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसको ओजोन किरण रोक लेती है, सब पढ़ा होगा आपने। और ये जो रीजन होती है, जो बाल्मर वाली होती है, विजिबल रीजन की होती है, याद रखिएगा विजिबल रीजन। और ये सारी इसके नीचे जो होती है वो इंफ्रारेड होती है, IR।
टीवी चलाते हैं आप लोग क्या? रिमोट टीवी चलाते हैं आप लोग? टीवी चलाते हैं? टीवी चलाते हों या आपने देखा होगा एसी चलाते होंगे, तो उसमें एक रिमोट होता है। टीवी में, एसी में रिमोट होता है और रिमोट के आगे जो लाइट जलती है देखेंगे, कभी-कभी देखा होगा कि रेड-रेड जलता है और आप उसको टीवी से ऐसे चलाइए तो उधर भी रेड जलता रहता है, फिर वो ग्रीन हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो होती है, जो ये जो लाइट हम यूज़ करते हैं वो आईआर होती है, इंफ्रारेड होती है। तो इस इंफ्रा जितने रिमोट सेंसर होते हैं वो इंफ्रारेड पे वर्क करते हैं। आपका चाहे वो एसी हो, चाहे आपका टीवी हो या वीडियो गेम खेल रहे हो वो हो, तो उसमें इंफ्रारेड यूज़ होता है। ये आपको याद रखना है कि पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज होगी तो इंफ्रारेड, लाइमन सीरीज होगी तो अल्ट्रावायलेट होगी तो लाइमन सीरीज, विजिबल होगी तो बाल्मर सीरीज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यही होती है आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, कैसे लाइंस बनेंगी, क्या बनेगा और क्या चीज़ें होती हैं। तो होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार बताइए, आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं? अभी तक जितनी चीज़ें बताई मैंने वो समझ आई? समझ आई? और अगर समझ आई तो एक बार ज़रा जाते-जाते आप वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, है ना? और धीरे-धीरे चीज़ों को समझिए, थोड़ा मेहनत करिए। करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे तो एक बार हम लोग एक समय बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है? पहले से देखिए मैं बेटर भी हो गया हूँ, तो आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझा दूँगा। और अगर आप ऐसे सीखते हैं तो 3-4 लेक्चर में ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। बस एक काम ज़रूर कीजिएगा, रिवाइज़ ज़रूर करके आइएगा, सो दैट जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ अगली क्लास में, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लें और चीज़ों को ध्यान रखें। तो आज के लिए मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया? बोहर रेडियस, एनर्जी का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, उसका फार्मूला आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके एक्सप्लेन की। उस स्पेक्ट्रम से जो लाइंस आएंगी उसे स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ डालेगा, तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कुछ सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज का नाम क्या होगा? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। तो जो मैंने आपको 1 घंटे, डेढ़ घंटे, सवा घंटे में पढ़ाया, वो मैंने 5 मिनट में आपको रिवीजन करने की कोशिश की, रिवाइज करा दिया। होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगर ये समझ आया होगा तो अपने दोस्तों को भी हेल्प करें समझने में और इसे लाइक करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपने लेक्चर में। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल।